मैं अन्नू कपूर एक बार फिर हाजिर हूं आपकी जिंदगी को रसमय, संगीतमय और सुरीला बनाने के लिए इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज सिलसिला गीतों का जारी करेंगे जिस साल ने हमें म्यूजिक के नए ट्रेंड्स दिए और कुछ पुराने ट्रेंड्स को छोड़ दिया। आज सुहाना सफर विद अन्नू कपूर आपको ले जाएगा सन 1982 की यादों। 1982 1982 एक ऐसा साल जो अपने साथ लाया डिस्को म्यूजिक। क्रेडिट गोज टू म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिरी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी सुभाष को, जिन्होंने एक फिल्म लिखी जिसमें हीरो एक गायक और म्यूजिशियन होता है। वो अभिमान के अमिताभ बच्चन की तरह प्लेबैक सिंगर नहीं है, ना ही सरगम के ऋषि कपूर की तरह भारतीय संगीत की परंपरा को फॉलो करता है। वो तो वेस्टर्न म्यूजिक का दीवाना है और उसे प्यार है डिस्को से। बी सुभाष ने इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को लिया और बप्पी लहरी को साइन किया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। बप्पी ने मौके का सही फायदा उठाते हुए डिस्को और बॉलीवुड म्यूजिक का ऐसा मिक्स तैयार किया कि पूरा देश उनकी धुनों पे नाच उठा। उनका बनाया एक एक गीत भारत के गली गली कूचो कूचो नुक्कड़ों में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। एक से एक हिट गीत जिसने इस फिल्म को सुपर हिट बना दिया। बप्पी लहरी इस फिल्म के मिथुन पे पिक्चराए सारे गीत किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, पर किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए प्लेबैक गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हीं दिनों मिथुन ने उनकी एक्स वाइफ योगिता बाली से शादी कर ली थी। अब ये रीजन मुझे समझ में आज तक कब नहीं आया है कि ये क्या रीजन हुआ है, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें। हर एक के खजाने से और अलमारी से बड़े बड़े अस्थि पंजर निकलते हैं। इसलिए इस फिल्म में एंट्री हुई विजय बेंडिक की और बप्पी लहरी ने खुद भी इस फिल्म में अपनी आवाज का इस्तेमाल मिथुन के लिए किया। यही वो फिल्म थी जिसने पार्वती खान को भी सिंगर बना दिया। देखिए, जिम्मी जिम्मी और आजा आजा बन गया नेशनल क्रेज, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री का नेशनल क्रेज कुछ भी बन सकता है। इस फिल्म के हिट होते ही बप्पी लहरी को डिस्को किंग की उपाधि से नवाज दिया गया। ये टैग आज 30 साल बाद भी उनके साथ है। वापस आके बात करेंगे एक चाइल्ड आर्टिस्ट की एज ए हीरोइन, पहली कामयाब फिल्म की जिसे डायरेक्ट किया था शोमैन राज कपूर ने। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज बात हो रही है साल 1982 की, 1982। और अब बात करते हैं उस चाइल्ड आर्टिस्ट की जिसका जिक्र मैंने जाने से पहले किया था। ये चाइल्ड आर्टिस्ट थी पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी का फिल्मों से रिश्ता उनके बचपन से ही रहा। शुरुआत हुई कोरस सिंगर से, फिर एक दो गीत मिले जिसमें उन्हें कुछ लाइंस गाने को मिली, पर स्ट्रगल चलता रहा, बात कुछ बनी नहीं। पद्मिनी कोल्हापुरे मंगेशकर परिवार से जुड़ी थीं। देवानंद अपनी फिल्म इश्क इश्क के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे, इसलिए आशा भोसले ने उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम सजेस्ट किया और देव आनंद ने पद्मिनी को कास्ट कर लिया। इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्म ड्रीम गर्ल और जिंदगी में जहां छोटे छोटे रोल किए, वहीं नूतन राजेंद्र कुमार की स्टारर फिल्म साजन बिना सुहागन में ऐसी भूमिका निभाई जो नूतन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी। इसी दौरान इन पे नजर पड़ गई शोमैन राज कपूर की, जो उस वक्त सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे, जिसमें जीनत अमान के बचपन की भूमिका के लिए उन्होंने पद्मिनी को साइन कर लिया। पिक्चर आई और पद्मिनी दर्शकों की नजरों में अपनी पहचान इससे पहले बना चुकी थी, थोड़ा बहुत लोग जानने पहचानने लगे थे। अपने बचपन में ही पद्मिनी ने गहराई नाम की फिल्म की, जो उनके
ही एक सीन और हॉरर फिल्म होने की वजह से एडल्ट फिल्म घोषित की गई। इस रोल को देखकर B.R. चोपड़ा ने 15 साल की पद्मिनी को फिल्म इंसाफ का तराजू में एक रेप विक्टिम की बहन की भूमिका दी, जो खुद भी रेप का शिकार हो जाती है। रोल अच्छा किया उन्होंने और अच्छे रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाज दिया गया। संयोग देखिए, यह फिल्म भी एक एडल्ट फिल्म थी जिसे पद्मिनी कोल्हापुरे खुद सिनेमा हॉल में नहीं देख सकती थी। मजे की बात यह है कि पद्मिनी ने जिन 3 फिल्मों में मेन चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई वो तीनों एडल्ट फिल्में थी। हाँ, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। देखिए, एक चाइल्ड आर्टिस्ट एडल्ट फिल्म में काम कर रहा है, ये इंडिया में ही संभव हो सकता है। तीनों फिल्में थी इंसाफ का तराजू, गहराई और सत्यम शिवम सुंदरम। 1981 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन ने एक बड़ी म्यूजिकल फिल्म लॉन्च कर रखी, जमाने को दिखाना है, जिसके लिए ऋषि कपूर की हीरोइन के तौर पर तलाश हुई और तलाश पूरी हुई पद्मिनी कोल्हापुरे पर। पद्मिनी साइन कर ली गई, पर यह फिल्म म्यूजिकल होने के बावजूद बुरी तरह से फ्लॉप हुई। यह फिल्म फ्लॉप तो जरूर हुई पर जोड़ी नहीं। जमाने को दिखाना है में पद्मिनी और ऋषि की केमिस्ट्री देखकर राज कपूर ने एक बार फिर इस जोड़ी को फिल्म प्रेम रोग के लिए साइन कर लिया। पद्मिनी के टैलेंट से वो वाकिफ हो चुके थे। प्रेम रोग में पद्मिनी ने एक बड़े परिवार में लाड़ प्यार से पली लड़की, कंजर्वेटिव फैमिली, जो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है और रेप का शिकार हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तुम भी बहुत सुंदर हो। बात छोड़िए जेठ जी, हमें दुखता है। बस थोड़ा सा दुख है, इसे सहजा तो सारी जिंदगी का सुख ही सुख है। घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, उसमें और मुझ में क्या फर्क है। तुम चाहो तो मुझे भी अपना पति मान सकती हो। हाँ, ऐसा रिवार्ड भी है। हाँ। ये रोल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रोल था, जो हिंदी फिल्मों में जो कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। आपको ये बता दूं, हिंदी फिल्में जो डील होती है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादातर जनरली स्पीकिंग बहुत सतही लेवल के ऊपर डील करती हैं। वो बहुत कम ऐसी फिल्में हैं, शायद 10% या 15% ऐसी फिल्में हैं जो किसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से आधारित है, उस सब्जेक्ट के साथ पूरा का पूरा इंसाफ करती हैं, जस्टिस करती हैं, और जहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से, सेंसिटिविटी के साथ और रियलिस्टिकली ट्रीट किया हो। तो ये 15% फिल्में, 85% फिल्में किसी सब्जेक्ट को बहुत ही सतही तौर के ऊपर, बहुत एक्सटर्नली, बहुत ही फ्रिवलस तरीके से ट्रीट करती हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज हुई, प्रेम रोग, तो पद्मिनी के काम को जनता ने बहुत सराहा, जो भी उनका काम था, और इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिला। इसके बाद तो पद्मिनी की पहचान ऐसी एक्ट्रेस के रूप में होने लगी जो कठिन से कठिन भूमिका को आसानी से निभा सकती थी। इस तरह राज कपूर की प्रेम रोग ने पद्मिनी को बना दिया स्टार। इसी फिल्म के लिए राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। प्रेम रोग के संगीत ने भी खूब धूम मचाई। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, और गीत लिखे थे संतोष आनंद ने, जिनको बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वो कौन सी सिंगर एक्ट्रेस थी जिसके गाए हुए पहले गीत के लिए म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने 1, 2, 3, 4 नहीं 16 ट्यून्स तैयार की थी? हाँ जी, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं। बताऊंगा आपको वापस आने पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM। बात कर रहे हैं साल 1982 की, ईयर ऑफ 1982। B.R. चोपड़ा,
चोपड़ा जी मुस्लिम बैकग्राउंड पर एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का सब्जेक्ट था तलाक। तलाक किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चोपड़ा साहब ने हमेशा थीम बेस्ड फिल्म्स बनाई हैं, कहानी को प्रदान करते हुए फिर उन्होंने एक कमर्शियल सेटअप का ताना बाना बुना है और जस्टिस अपनी तरफ से पूरा कहानी के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म का नाम भी उन्होंने तलाक रखा। हीरो साइन हो गया, हीरोइन की तलाश जारी थी। अच्छा, वो ज़माना ऐसा था 1982 का, हमारा सैटेलाइट चैनल तो आया नहीं था। मतलब क्या है? दूरदर्शन और निकट दर्शन जो भी था अच्छा, मैं वो दूरदर्शन था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये इससे पहले कि जीतू साहब की बेटी ने के का चक्कर शुरू किया ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, इसके ऊपर बहुत सारे जोक भी बने हैं कि भैया बहू के 1-2 अफेयर हुए तो ससुर ने सुसाइड कमिट कर लिया, है ना, बहू के 3-4 अफेयर हो गए तो हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया। सास फिर भी चुप रही, क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो दूरदर्शन ही हुआ करता था। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट चैनल के ऊपर के का चक्कर था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कहानी घर घर की का चक्कर हुआ, कसौटी, कहीं किसी रोज, कुमकुम, इस तरह के शो हुआ करते थे। लेकिन के का फंडा मैं आपको बता दूं, ये सैटेलाइट चैनल जब से आए, जो भी आपके ये पूरे टीवी अब आज मचाता रखा है, उसके ऊपर के अक्षर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इस के अक्षर के जो प्रोग्राम थे उनकी टीआरपी बहुत आया करती थी। लेकिन दूरदर्शन के जमाने में भी के अक्षर का एक प्रोग्राम था और उसकी हाईएस्ट टीआरपी थी। उस प्रोग्राम का नाम कृषि दर्शन 10,000 टीआरपी आया करती थी। तो जनाब, बात है 1982 की। उन दिनों रात को एक शो आता था जिसमें अननोन सिंगर्स नॉन फिल्मी गीत या गजलें गाया करते थे। इसी शो में एक दिन पाकिस्तान की एक लड़की दिखाई दी जो गाना गा रही थी। आवाज़ थोड़ी सी पिक्यूलर थी, साथ ही खूबसूरत थी, आंखें बड़ी नैनी मृगनयनी थी। ये शो देख लिया चोपड़ा साहब के किसी व्यक्ति ने। चोपड़ा साहब के कैंप का कोई आदमी था, उसने देख लिया किसी ने, आके अपने बॉस चोपड़ा साहब को बताया। लड़की की तलाश शुरू कर दी और दूरदर्शन और पाकिस्तान से पूछताछ के बाद ये लड़की की आइडेंटिटी पता चल गई। चोपड़ा साहब ने लड़की को बुलाया, स्क्रीन टेस्ट लिया और इस लड़की को फिल्म तलाक के लिए साइन कर लिया। हाँ, और ये भी तय हुआ क्योंकि ये लड़की सिंगर है, इसलिए इस फिल्म तलाक में इस लड़की पर पिक्चराइज जो गीत हैं ये खुद ही गाएगी। हर हीरोइन को कहीं ना कहीं एक है तो सही कि वो अपने गीत खुद ही गाए। अगर ज़रा सा भी उसको पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि आजकल तो क्या हो गया कि कोई भी, आप किसी से भी पूछिए आप कि आप गाते, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊँ आपको गाना ये आपको तो क्योंकि जिसने अगर आपने संगीत का महासमुद्र देखा नहीं हो, जिसने देखा नहीं है, तो वो घर या मोहल्ले के बाहर बहती हुई नाली को देखकर ही वो समझेगा कि यही दरिया है। आप समझे ना, जिसने चाहा पी डाले सागर के सागर, जिसने चाहा घर बुलवाए चांद सितारे, करने वाले तो करते हैं बात यहाँ तक, मौत डर गई थी जीवन के डर के मारे। तो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी चाह है, तो इसलिए इस लड़की को भी कहा कि भाई गाती तो तू है। बाकी हिंदी फिल्मों में जहाँ तक एक्टिंग की बात है, तो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा ये कि हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करना या करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, निर्माता निर्देशक हैं, वो इतने चतुर, चालाक, चौकस और चमत्कारी हैं कि ठंड की मौसम है, ठंड का मौसम है, बर्फ पड़ रही है, हीरो पूरा ओवरकोट और हाथों में दस्ताने पहन के खड़ा हुआ है, लेकिन हीरोइन को जॉर्जेट की साड़ी में नचवाना हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खूब आता है तो चोपड़ा साहब ने भी सोचा होगा एक्टिंग तो करवा ही लेंगे, लेकिन गाना गाती है इसलिए गाना भी हो जाएगा। और ये फिल्म बननी शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को इस नाम से इतना ऑब्जेक्शन हो गया कि नहीं जी, तलाक नाम नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लड़की जो पाकिस्तान से आई थी, इसका नाम था सलमा आगा। इस नाम को लेकर, इस टाइटल को लेकर इतना बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा पूरे देश में विरोध हो गया कि बीआर चोपड़ा को इस विरोध के सामने झुकना पड़ा, तलाक बदल के निकाह करना पड़ा, सलमा आगा को साइन किया गया। और उन्हीं के लिए रवि साहब ने हीरोइन के लिए जो कंपोजिशन तैयार की, तो उनको लगा कि सलमा आगा की एक पिक्यूलियर आवाज़ है,
हल्की सी नेज़ल वॉइस भी है, थोड़ा आवाज़ में भारीपन है। जो पाकिस्तान की जो सिंगर्स हैं वो अभी भी, आप ध्यान रखिएगा, वो मैडम नूर जहाँ के इन्फ्लुएंस से बाहर आज तक नहीं निकल पाई हैं। कता कला माफ़ हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, पाकिस्तान की हर सिंगर को जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा वो भारी आवाज़ है, हल्की सी नेज़ल आवाज़ है। तो इस नेज़ल आवाज़ को एडजस्ट करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब को 16 धुनें बनानी पड़ी थी, 16 ट्यून्स बनानी पड़ी थी। वेल, निकाह बनी, निकाह आई, निकाह सुपरहिट हो गई और सलमा आगा कम से कम इस फिल्म के जरिए एक बहुत बड़ी स्टार सिंगर एक्ट्रेस बन गई। वापस आके बात करेंगे उस फिल्म की जिस फिल्म में हिंदी फिल्मों के 2 बड़े सुपरस्टार हीरो एक्टर पहली और अभी तक आखिरी बार साथ साथ आए, पर ये फिल्म चली नहीं। प्लीज वेट। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. 1982 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था अर्थ, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट। एक बात ध्यान रखिएगा कि दूसरे की लाइफ पर, दूसरे की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाना तो बात है ही, लोग बनाते हैं, दूसरे की कहानी के ऊपर बनाना, लेकिन आप बीती के ऊपर फिल्म बनाना भी एक बात है, एक कमाल का हुनर होता है, कमाल का टैलेंट है उस चीज़ में, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म कहते हैं। मैंने अपनी निजी जिंदगी की कहानी को बनाया है। तो ये जो फिल्म थी अर्थ, ये महेश भट्ट की जिंदगी के ऊपर आधारित फिल्म थी। उनकी जिंदगी में जो 2 औरतें आई हैं और उन औरतों के साथ उनके जो संबंध रहे हैं, जो रिश्ते नाते रहे हैं, उसी के ऊपर बेस करके उन्होंने ये फिल्म बनाई अर्थ। और उस जमाने की 2 पावर हाउस परफॉर्मेंस देने वाली एक्ट्रेसेस को साइन किया। नाम बताइए। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी। दोनों के लिए जोरदार तालियां। और मेरी खुशनसीबी है कि दोनों इन महान अदाकाराओं के साथ मैंने काम किया हुआ है। शबाना आजमी का बर्थडे आता है 18 सितंबर को और स्मिता पाटिल 17 अक्टूबर को। 18 सितंबर मतलब 9 का अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी में जिनको शौकीन है, न्यूमरोलॉजी के जो यकीन करते हैं, उसमें 9 नंबर जो होता है मार्स का, मंगल का नंबर है। और 17 अक्टूबर मतलब 1 + 7 = 8। 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर माना जाता है, सैटर्न का नंबर माना जाता है। और इन दोनों नंबर्स के बीच में कभी भी जमी नहीं है, इसलिए शबाना आजमी और स्मिता पाटिल में भी एक अजीब सी एक हिडन अनस्पोकन राइवलरी बनी रही। दोनों ऊंचे आला दर्जे की एक्ट्रेसेस मैं मानता हूं। इस राइवलरी को भी, ये प्रोफेशनल राइवलरी थी, जबकि दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इन दोनों की जो प्रोफेशनल राइवलरी थी, उस प्रोफेशनल राइवलरी को भी महेश भट्ट ने एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छी तरह से कैश किया फिल्म अर्थ में। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन के लिए महेश भट्ट ने जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम थे उनको नहीं लिया, बल्कि साइन किया जगजीत सिंह को। जगजीत सिंह एक गज़ल गायक के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके थे और जगजीत सिंह के कंपोज किए हुए गीत आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। अर्थ का अगर आप गीत गुनगुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गीत किसने लिखे? कैफी साहब ने। कैफी साहब के लिखे हुए गीत, जोरदार तालियां कैफी साहब की स्मृति में। औरत की जो आत्मनिर्भरता है, औरत की जो आज़ादी है, उसकी शक्ति इसके अंदर सामने दिखती है। इसका जो मेन कैरेक्टर कुलभूषण खरबंदा ने निभाया है, उसमें वो फिल्म मेकर है और किस तरह से बीवी से थोड़ा विमुख होकर वो अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ वाबस्तगी उसकी हो जाती है। वाबस्तगी एक ऐसा शब्द है, अगर अफेयर इस्तेमाल करूंगा तो थोड़ा सा वो भी कह सकते हैं आप। और अंत में वो पति जो है
कुलभूषण खरबंदा अपनी पत्नी शबाना आजमी से माफ़ी मांगता है, तो इसमें पति के माफ़ी मांगने के बावजूद, इस बात के बावजूद कि हीरोइन की ज़िंदगी में, मतलब पत्नी की ज़िंदगी में एक दूसरा पुरुष आ गया है, शबाना आजमी का कैरेक्टर ये डिसाइड करता है इनफ इज़ इनफ, मुझे अब किसी की दरकार नहीं है, मुझे किसी पुरुष के सहारे की चाह नहीं है। अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट थी ये फिल्म, कही जा सकती है। एक नए मानवीय और पति पत्नी के रिश्तों को, स्त्री के नए दृष्टिकोण को ये फिल्म सामने आती है। इसमें रोहिणी हट्टंगडी का भी बहुत कमाल का रोल था। शबाना आजमी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। रोहिणी हट्टंगडी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अर्थ काफ़ी चर्चा में आई हुई फिल्म थी, अच्छी फिल्म बनाई थी महेश भट्ट ने, जोरदार तालियां महेश भट्ट के लिए। और अभी भी मैं जो हिंदी फिल्म स्क्रीन पर जो ईमानदारी के साथ, बगैर शाणपत्ती किए हुए जो सीन इनेक्ट किए गए हैं, ईमानदारी के साथ जो सीन किए गए हैं, उनमें से एक छोटा सा सीन शबाना आजमी ने इस फिल्म में किया है, जब वो टेलीफोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही है। आई थिंक शबाना आजमी की वन ऑफ द फाइनेस्ट ईमानदारी की ये परफॉर्मेंस होगी। जोरदार तालियां शबाना आजमी के लिए। और चलते चलते साल 1982 का लेखा जोखा 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. चले आइए मेहरबान कदरदान सुनने के लिए अपना शो, मन पसंदीदा शो सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज हमने बात की साल 1982 की। ये वो साल था जब किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, इंडियन ने नहीं, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के आदमी ने हिंदुस्तान के एक महानायक की जीवन के ऊपर फिल्म बनाने की सोची। ये महानायक भारत के राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं और इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी क्या हैं? गांधी कौन थे? इसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं। मैं तो अपने एक दोस्त की आप बीती सच्ची कहानी आपको संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूं। ये दोनों दोस्त दिल्ली के थे और अपने यूथ के अंदर इन्होंने सोचा कि हम यूरोप जाके नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। माँ बाप से परमिशन ली और किसी तरह से ये लोग $100 रख के पहुँच गए। यहाँ से निकले, अफ़गानिस्तान पहुँचे, अफ़गानिस्तान से कहीं और पहुँचे। इनका उद्देश्य था कि किसी तरह से पहुँच जाए और जाके वो कम्युनिस्ट रिजीम था, कम्युनिस्ट लोगों का देश था तब बल्गेरिया, वहाँ पर सीमा पर बल्गेरिया की बॉर्डर के ऊपर ये लोग पकड़ लिए गए। इनके पास पैसा कौड़ी नहीं था, बल्गेरिया की मिलिट्री पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब समस्या ये थी कि बरसात हो रही थी, एक जो मौसेरा भाई था उसको बुखार भी चढ़ गया था, दूसरे मौसेरे भाई ने कुक्कू नाम था, कुक्कू शर्मा उनका नाम था, उन्होंने अपने मौसेरे भाई बाली को पीठ के ऊपर लाद दिया और किसी तरह से आगे बढ़े। लेकिन मिलिट्री पुलिस, बल्गेरिया में कम्युनिस्ट रिजीम की मिलिट्री पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इनकी समस्या ये कि ये बल्गेरियन लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे और उनकी समस्या ये कि वो इंग्लिश नहीं समझ पाते थे। दोनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलिट्री की गनें उनके सीने के ऊपर तनी हुई हैं। तब कुक्कू को समझाने के लिए बोलना पड़ा गांधी गांधी इंडिया, गांधी इंडिया, गांधी इंडिया। ये दो शब्द बल्गेरिया के कम्युनिस्ट रिजीम के मिलिट्री के लोग समझ पाए और उनकी तनी हुई बंदूकें और मशीन गनें झुक गई। उन्होंने गांधी का नाम लेने वाले दो भारतीयों को न सिर्फ अपने मिलिट्री बैरक्स में ले गए, खाना खिलाया, दवा दारू की और 4 दिन के बाद जब बाली ठीक हो गया, आज दोनों हॉलैंड में रहते हैं, तो चलते वक्त $10 भी दिए। गांधी वो नाम है। इसी गांधी को लेकर रिचर्ड एटनबरो ने
एक फिल्म बनाई, गांधी। गांधी बेन किंग्सले को लिया गया और गांधी फिल्म की शूटिंग जाहिर है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में की गई। इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड्स मिले। बेन किंग्सले को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। हमारी जो रोहिणी ताई हैं, रोहिणी हतंगड़ी जी, उन्होंने कस्तूरबा की भूमिका निभाई थी। मेरे एक टीचर हैं रोशन सेठ, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई थी। यह भी 1982 में हुआ था। यही वो साल था जब सुभाष घई ने पहली बार दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया। फिल्म थी विधाता, जिसमें फिल्म संघर्ष के बाद एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार आमने सामने आए। कमाल के दो महान एक्टर्स, जोरदार तालियां दोनों के लिए। जोरदार। गुलजार ने भी इस साल एक कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट की, अंगूर। अंगूर रीमेक थी या इंस्पायर थी ग्रेट विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर प्ले के ऊपर, जिसमें 2 संजीव कुमार और 2 देवेन वर्मा के काम देखने को मिले। देवेन वर्मा को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन की इस साल आई नमक हलाल, देश प्रेमी और सत्ते पे सत्ता। सारी फिल्में कामयाब। खुददार और बेमिसाल जैसी एवरेज फिल्में भी उन्होंने की। इस साल कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई पर उन्हें सफलता नहीं मिली, जिनमें शामिल थी विजय आनंद की राजपूत, जिसमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जैसे स्टार थे। वहीं धर्म काटा और सनम तेरी कसम जैसी फिल्में भी शामिल थीं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 12 बार नॉमिनेशन के बावजूद इस साल पहली बार आर.डी. बर्मन को उनकी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म थी सनम तेरी कसम, जिसका म्यूजिक मैं कोई कमाल का जलवे वाला म्यूजिक नहीं मानता हूं। आर.डी. बर्मन ने जिन फिल्म्स के लिए उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, उसमें कहीं बेहतरीन म्यूजिक दिया है। लेकिन ये म्यूजिक का जो वर्ल्ड है ना, ये जो अवार्ड्स का सिस्टम है ना, वो बड़ा अजीब सा है, बड़ा तनावपूर्ण है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आर.डी. बर्मन ने इससे पहले बेहतरीन म्यूजिक दिया है कारवां में, आपकी कसम में, यादों की बारात, खेल खेल में, शोले, किनारा, लव स्टोरी, इनके लिए नॉमिनेट हुए लेकिन कभी उनको अवार्ड नहीं मिल पाया। तो ऐसा था साल 1982 का लेखा जोखा। रिचर्ड एटनबरो, सुभाष घई, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, आर.डी. बर्मन, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, और ये वो साल था 1982 का जिस साल में हमने इन लोगों की चर्चा की। और 1982 में ही आपका ये मित्र अन्नू कपूर 29 जून 1982 को बोरीवली प्लेटफॉर्म पर उतरा था। 3:30 बजे बोरीवली से एक लोकल ट्रेन पकड़ के पहुंचा था बांद्रा। बांद्रा से एक स्कूटर ऑटो रिक्शा वाले ने 1 रुपये 20 पैसे लेके कार्टर रोड पहुंचा था। ये वही दिन था जब मैं मुंबई नगरी में आया था, जो तब से लेकर अब तक ये मुंबई नगरी मेरी कर्मभूमि रही। इस नगरी के लोग खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप और हमारे बीच में ये प्रेम का रिश्ता बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ कल फिर मुलाकात होगी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।